सोलमेट भाग 40। अबीर को आज कुछ तो अजीब लग रहा था। क्या वह समझ नहीं पा रहा था, या शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके दिल में निमृत के लिए फीलिंग्स तो बहुत पहले आ चुकी थी, पर उन फीलिंग्स को उसने जानकर भी अनदेखा कर दिया था। और आज निमृत को इस तरीके से देखकर दिल एक अलग ही लय में धड़क उठा था। अबीर कोई बच्चा नहीं था। वह उम्र के उसे पड़ाव में था जहां सब बातें समझ आती हैं कि क्यों निमृत को देख उसे यह अजीब सा एहसास हो रहा था। वह बहुत अच्छे से समझ रहा था, पर अपने बनाए कुछ बेवजह के नियमों के कारण वह जानकर भी इस बात को अनदेखा कर रहा था। पर आज निमृत की खूबसूरती, उसकी मुस्कान और जिस्म से उठती है उस खुशबू से जैसे दिल मदहोश सा हुआ जा रहा था, और वह अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था। नजर बार बार निमृत के प्यारे से चेहरे पर जा रही थी, और उस पर भी उसके लाल सुर्खोंठ जैसे अबीर को पूरी तरीके से दीवाना बना रहे थे। दिल की धड़कनें कुछ तेज थी और शरीर में एक अलग ही झुरझुरी सी चढ़ रही थी। हाथ निमृत को छूने के लिए कुछ कुछ बेचैन से थे, पर उन्हें अबीर ने मजबूती से स्टीयरिंग पर टिका रखा था। दिल और दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। जहां दिल निमृत की चाहत में डूबना चाहता था, तो वही दिमाग उसे अभी इन सब चीजों से दूर रहने के लिए बार बार आगाह कर रहा था। और इन सब के बीच मौसम सुहावना हो रहा था, तो निमृत ने विंडो ओपन कर ली और ऐसी बंद कर दिया। ठंडी हवा के झोंके कार में आने लगे और माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाने लगे। निमृत के बाल उड़कर बार बार अबीर के शरीर पर जा रहे थे। अबीर को बीच बीच में इरिटेशन भी हो रहा था, पर वह आज निमृत को वह रोकना नहीं चाह रहा था। आज बहुत दिनों बाद उसने निमृत के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी थी। एक चमक थी उसके चेहरे पर, और वह अपनी किसी भी बात से उसे हट नहीं करना चाहता था, और ना ही उसकी खुशी को कम करना चाहता था, क्योंकि उसे भी समझ में आता था कि निमृत ने भी बहुत दर्द सहे हैं, और अगर एक छोटी सी खुशी से वह खुश होती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। आधे घंटे की ड्राइविंग में वह लोग रिसोर्ट पहुंच गए, जहां पर कि मोंटी की सगाई होनी थी। खूबसूरत जगह थी वह, और मोंटी उन्हें गेट पर ही मिल गया। वेलकम वेलकम, मैं सोच ही रहा था कितनी देर हो गई, तुम आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल गए आना? मोंटी बोला। क्या बात करते हो यार, तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? तुम मेरे सबसे पक्के दोस्त हो, इतना भी भुलक कर नहीं हूं मैं कि दोस्त की सगाई पर आना भूल जाऊं। अबीर बोला। हेलो भाभी, आपसे एक दो बार मुलाकात हुई है, पर आप आज आए इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मोंटी ने कहा, और फिर अपनी फैमिली में अपनी मदर और अपनी बहन को आवाज लगाई और उनको निमृत से मिलवाया। वह लोग निमृत को लेकर अपने साथ अंदर चली गईं, और मोंटी अबीर का हाथ थाम एक साइड हो गया। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है भाभी, तारीफ की कि नहीं? कि बस यूं ही सड़ा सा मुंह लेकर वहां से यहां तक चला आया, मोंटी ने कहा। हाँ तो अच्छी लग रही है, तो बोल दिया अच्छी लग रही है, अब इसमें और क्या खास कहना है? अबीर बोला। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अच्छी लग रही है आज वो बहुत। मैंने देखा है वह तेरे घर में किस तरीके से रहती है, बिल्कुल लगती ही नहीं है कि वह तेरी बीवी और घर की बहू है। एक सामान्य अनमैरिड लड़की की तरह रहती है। वह आज एकदम शानदार से तरह तैयार हुई है तेरे लिए। साड़ी, ज्वेलरी, मेकअप, और देखा मांग में कितना गहरा सुर्ख सिंदूर भरा है। वह इस बात का की गवाही है कि उनके दिल में तेरे लिए फीलिंग है, और वह तुझे अपना पति मान चुकी है। जब वो इतना कर सकती है तो एक तारीफ तो अच्छी सी करनी बनती है। मोंटी ने अबीर का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। यार प्लीज अब तुम फिर से मत शुरू हो जाओ। कहा ना मैंने तारीफ की थी, बोला था अच्छी लग रही है, और बस इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, और तुम्हें पता है मुझे इन सब चीजों में कुछ समझ नहीं आता। अच्छी है तो अच्छी है बस, और क्या हो गया जो खास तैयार हो गई? और इसमें मेरे लिए वाली बात क्या है? उसको आना था तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में तो तैयार हुई, अब इसको मुझसे क्यों जोड़ रहे हो? तुम सब एक से हो, तुम सब चाहे दादी अम्मा हो या तुम हो, जब देखो तब एक ही बात करते हो। अबीर ने कहा। हम सब तो गधे हैं, और तुम कैसे हो? शादी हुए कितने महीने हो गए हैं, पर साथ साथ रहना तो दूर, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने अब तक हाथ भी नहीं पकड़ा होगा उनका। सच कह रहा हूं ना मैं? मोंटी ने उसकी आंखों में देखा तो अबीर मुस्कुरा उठा। कई बार पकड़ा है, समझा? अबीर ने इतनी शान से कहा जैसे हाथ पकड़ना मानो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। ठीक है, हाथ पकड़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, किस किया कभी? मोंटी बोला तो अबीर की आंखें बड़ी हो गई। तुम पागल हो गया है क्या? शादी कर रहा है ना, तो दिमाग फिर गया है? किस क्यों करूंगा मैं भला उससे, और यह सब बीच में कहां से आ गया? अबीर एकदम से अजीब सूरत बना के बोला। अरे तो तुम्हारी वाइफ है, और मैंने ऐसी कोई अनोखी बात भी नहीं कह दी। इतने महीना के साथ के बाद तो अब तक लोगों के घर में बच्चे आने की तैयारी शुरू हो जाती, तो मैंने तो सिर्फ एक किस
का ही पूछा है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो नहीं कहा ना कि सेक्स किया कि नहीं या कितनी बार हफ्ते में। मोंटी बोल ही रहा था कि अबीर ने एक मुक्का उसके पेट में जड़ दिया। तू ना एकदम पागल है? मैं भला उसके साथ ऐसी वैसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? और तुम जानते नहीं हो क्या मैं कैसा हूँ? इन सब चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पहले से पता है मुझे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। उनकी परछाई से भी दूर रहता हूँ। अबीर दार्शनिक अंदाज में बोला। ओ गधे के बाप, लड़की नहीं है वह, वाइफ है तेरी, और वाइफ से तेरे जैसे पागल ही दूर रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ तू पहले नियमों से बंधा था, और वह भी कोई ऐसे किसी धर्म ग्रंथ में लिखे हुए नियम नहीं थे और ना ही किसी नेशनल एकेडमी के नियम। बस तुम्हारा और कुशल सर का पागलपन था। पर अब तो शादी हो गई है ना, इतने महीने हो गए हैं, अभी भी उनसे दूर रहेगा तो क्या सोचेंगी वह तेरे बारे में? और हाँ, लड़कियों ध्यान भटका सकती है पर वाइफ सुकून देती है। और भी ज्यादा ध्यान लगता है वाइफ के साथ से अपने लक्ष्य पर, और भी ज्यादा मेहनत करने का मन करता है क्योंकि हमारी जीत उन्हें भी खुशी देती है। समझा कुछ? मोंटी ने अपने ज्ञान की पूरी बोतल पूरे तरीके से उसके अंदर उड़ेल दी। तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो चला वापस। अबीर झुंझला उठा। अबे ऐसे कैसे चला वापस? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, समझा? खुद से सोचना कभी और समझना कि तेरे घर में उनके रहने का कारण क्या है। इसलिए सिर्फ कि तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएं, तेरे कपड़े धोएं, तेरा रूम साफ करें, तेरा ध्यान रखें, तेरे स्पोर्ट्स का ध्यान रखें, तेरे परिवार का, तेरी दादी माँ जो बिस्तर पर है उनका ध्यान रखें, तेरे पापा तेरे भाई का ध्यान रखें। पूरा दिन घर का काम करे, और उसके बाद जिस आदमी का हाथ थाम कर उस घर में आई थी उसने अब तक उन्हें थोड़ा भी प्यार तक नहीं दिया। मोंटी बोला। दोस्त हैं हम, समझा? अबीर ने अपने पलटकर गुस्से से कहा। पति पत्नी में दोस्ती हो अच्छी बात है, पर वो पति पत्नी हो वह भी जरूरी है, और पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती पर नहीं टिका रहता। वहाँ प्यार होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, और हाँ, हम एक दूसरे के फिजिकल नीड्स का भी ख्याल होना चाहिए, मोंटी ने कहा। अबीर उसकी बातें सुनता और उसे देखता रह गया। अगर कोई कभी शिकायत ना करे इसका मतलब यह नहीं कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि तो उनके साथ एकदम से फिजिकल हो जाए, पर अपने प्यार का एहसास तो करा सकता है। ये तो बता सकता है कि वह खास है तेरे लिए, तेरी लाइफ में उनका महत्व है। और इसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लड़कियां जिससे प्रेम करती हैं उस पर कुर्बान हो जाती है, और बदले में उम्मीद क्या करती है? बस यही कि वह भी उन्हें थोड़ा सा ही सही पर प्यार करे, अपनी जिंदगी में एक खास जगह दे, उन्हें एहसास कराए कि वह खास है उनके लिए, उनकी लाइफ में खास है, और उनके बिना हमारी लाइफ अधूरी है, मोंटी ने कहा। अबीर ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। तभी सब अंदर मोंटी को सगाई के लिए बुलाने लगे। चल अब ज्यादा मत सोच, दोस्त है इसलिए कभी ज्यादा बोल जाता हूँ, बाकी जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। पर इस बात का ख्याल रखना सिर्फ वही जिम्मेदारी उठाती रहे यह जरूरी नहीं, तुझे भी उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। विवाह बंधन दोनों तरफ से होता है, इसमें सिर्फ एक इंसान हर कर्तव्य और हर जिम्मेदारी को निभाए और दूसरा कुछ भी ना करे तो बंधन एक बोझ बन जाता है, समझा? मोंटी ने आज अच्छा खासा ज्ञान अबीर को दे दिया था, और फिर अबीर के साथ अंदर बढ़ गया जहां पर रस्में होनी थी। अंदर जाते ही कबीर की नजर सीधे निमृत पर गई, जो कि मोंटी की बहन और उसकी मां के साथ तैयारी में लगी हुई थी। चेहरे पर अलग ही खुशी की चमक थी। अबीर के दिल में भी उसे यूं खुश देखकर सुकून उतर गया। आज पहली बार वह निमृत को अपनी खुशी से इस तरीके से बाहर लाया था, वह भी ऐसे प्रोग्राम में, और उसे आज खुद भी बहुत खुशी हो रही थी निमृत को इस तरीके से खुश देखकर। तभी मोंटी की मंगेतर भी वहां आ गई और निमृत खुशी खुशी उसके साथ बात करने लगी। कितनी अलग है ना ये लड़की, जिसे कभी मिली नहीं, जिन्हें कभी जाना नहीं, उनके साथ भी इतने घुल मिलकर बात कर रही है जैसे सालों से जानती हो। मोंटी की मम्मी बहन के साथ साथ ही उसकी मंगेतर के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई इसकी, वह भी कुछ ही घंटे में। और एक में हूं कि मुझे समझ ही नहीं आता किससे क्या बात करूं, खासकर अनजान लोगों से, और फिर लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं, अबीर खुद से ही बोला। और फिर वही एक तरफ बड़े सोफे पर बैठकर वहां होने वाली रस्मों को देखने लगा। मोंटी और उसकी मंगेतर के प्रोग्राम चल रहे थे। निमृत भी कुछ देर बाद आकर उसके पास बैठ गई। अबीर ने निमृत की तरफ देखा, जो कि मुस्कुराते हुई उन लोगों को ही देख रही थी। तुम्हें ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है क्या? तभी अबीर की आवाज एकदम से निमृत के कानों में गूंजी, तो उसने अबीर भी की तरफ देखा। कुछ कहा तुमने? निमृत ने पूछा। हाँ, बस यही कि तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो। ये भीड़, ये सजावट, ये प्रोग्राम, तुम्हें ये सब बहुत अच्छे लगते हैं क्या?
अबीर बोला, कौन होगा ऐसा जिन्हें ये सब खराब लगता होगा। कितना अच्छा लग रहा है। ये प्रोग्राम ही तो जान होते हैं रिश्ते की, क्योंकि खूबसूरती देते हैं ये रिश्तों को। आज दोनों की सगाई हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध रहे हैं। 1 महीने बाद शादी हो जाएगी और दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ आ जाएंगे। इस बीच का जो समय है वह दोनों का बहुत ही खूबसूरती से कटेगा, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, समय बिताते हुए, और उन सब में ये रस्में एहसासों को और खूबसूरती देती है। उद्धरण चिन्ह। निमृत ने कहा, पर तुम्हारी ऐसी कोई रस्म नहीं हो पाए, इस बात की तुम्हें तकलीफ होती होगी ना। अबीर बोला तो निमृत ने उसकी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। अगर सोचने बैठो तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तकलीफ देती है, पर मैंने अब सोचना छोड़ दिया है। लाइफ जिस तरीके से मेरे सामने आ रही है बस मैं जी रही हूं और खुश हूं, क्योंकि हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मेरी लाइफ तो वैसे भी अजीब सी पहेली जैसी है, कभी भी कुछ भी वैसा हुआ ही नहीं जैसा मैंने चाहा, तो अब जैसा भगवान की इच्छा वैसा चलने देते हैं। उद्धरण चिन्ह। निमृत ने सामान्य लहजे में कहा, पर अबीर को न जाने क्यों ये बात अंदर तक चुभ गई। प्रोग्राम हुआ और फिर सब लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए। इस बीच मौका मिलते ही मोंटी अपनी मंगेतर को लेकर छत की तरफ निकल गया। निमृत और अबीर दोनों ने ही उन दोनों को जाते देखा था, पर किसी से कुछ कहा नहीं। खाने पीने का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद सबकी विदाई होने लगी, पर मोंटी और उसकी मंगेतर अब तक नीचे नहीं आए थे। अब रात हो गई थी और सबको निकलना था। तभी मोंटी की मम्मी निमृत के पास आए। बेटा, तुमने मोंटी को देखा क्या? जी आंटी, निमृत ने एकदम से बोल दिया। कहाँ है बेटा, जरा बुलाओ उन दोनों को, सबको निकालना है, पर ये लड़का है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। इतने मेहमानों के बीच में भी इसको चैन नहीं है, न जाने कहाँ लेकर चला गया बेचारी मेरी बहू को। मोंटी की मम्मी ने बेचारगी से कहा। ठीक है आंटी, मैं देखकर आती हूँ, निमृत बोली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी मोंटी के पापा अबीर के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने देखा मोंटी कहाँ है? ना जाने एक लड़का कहाँ गायब हो जाता है। 1 नंबर का नालायक है, यहाँ रिश्तेदारी जुड़े हैं, प्रोग्राम हो रहा है और इसको कुछ ही फर्क नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंकल, वह बस यही होगा, मैं देख कर आता हूँ, अबीर ने कहा और वह भी सीढ़ियों की तरफ चल दिया। उसे नहीं पता था कि निमृत भी मोंटी को बुलाने गई है। निमृत ने ऊपर की सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि तभी नजर मोंटी और उसके बिल्कुल नजदीक खड़ी उसकी मंगेतर पर गई और निमृत के कदम रुक गए, क्योंकि उन दोनों का बेहद प्राइवेट मोमेंट्स था और निमृत को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे और कैसे उन्हें आवाज लगाए। उसने एक पल को नजर झुका ली, पर फिर भी वापस से नजरें उठ गई और उसका चेहरे पर एकदम से लालिमा आ गई। मोंटी अपनी मंगेतर के चेहरे को हाथों में लिए पैसिनेसली किस कर रहा था। ठीक उसी समय अबीर भी निमृत के पीछे रुका और निमृत को यूं खड़ा देख उसने निमृत के कंधे पर हाथ रखा। निमृत में पलट कर देखा और एकदम से हड़बड़ा गई। क्या हुआ, मोंटी को बुलाने आई थी क्या? जी, वो तो बुलाया क्यों नहीं? अबीर धीमे से बोला। वह निमृत बोली और एकदम से वहां से हटने लगी कि तभी अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? अबीर बोला। कुछ नहीं, निमृत एकदम से बोली, पर उसके सुर्ख होते चेहरे और झुकी हुई पलकों के कारण अबीर को अजीब लगा। उसने उसका हाथ तो छोड़ दिया और पलटकर छत की तरफ देखा तो उसके शरीर में भी एक सनसनी सी दौड़ गई। वहां वही नजारा अभी भी जारी था और मोंटी अपनी मंगेतर को किस करने में इस कदर व्यस्त था कि उसे किसी के आने जाने या किसी के वहां पर होने का एहसास ही नहीं था। अबीर को अपनी नसों में भी जैसे खून दौड़ता हुआ था महसूस हुआ और शरीर में एक अजीब सी गर्माहट इस पल उसे महसूस हुई। निमृत जा चुकी थी। अबीर ने गहरी सांस ली और एकदम से 2 कदम सीढ़ी पर पीछे हटा और फिर वहीं से आवाज लगाई। मोंटी, क्या ऊपर है तू? और मोंटी के कानों में जैसे ही अबीर की आवाज पड़ी और वह दोनों अलग हो गए। उसकी मंगेतर बाहर सड़क की तरफ देखने लगी और अबीर ने एक और सीढ़ी के पर कदम रखा और ऊपर आ गया। ऊपर हो तुम? हाँ, ऊपर ही हूँ, मोंटी बोला। तो नीचे आ जाओ, अंकल आंटी सब तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं, अबीर बोला और वापस से वहीं से सीढ़ियों पर पलट गया। पर उसे समझ आया कि निमृत इस तरीके से क्यों हड़बड़ा गई थी और क्या चल रहा था यहाँ पर। और साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आ गया कि निमृत सब कुछ देख चुकी है। वह नीचे आया तो देखा निमृत वहीं सोफे पर बैठी अपनी हथेलियां को आपस में उलझाए हुए न जाने कहाँ खोई हुई है। अबीर उसके पास जाकर बैठ गया, पर निमृत को एहसास ही नहीं हुआ। चले अब, अबीर ने कहा तो निमृत में एक बार उसकी तरफ देखा और फिर से नजरें झुका ली।
चेहरे पर फिर से सुर्खी आ गई थी और इस बात को अबीर बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि मोंटी और उसकी मंगेतर को इस तरीके से देखकर जिस तरीके से उसके दिल में कुछ हलचल हुई है, ठीक वैसे ही निमृत के अंदर भी कुछ तो हुआ है। क्या हुआ चले, अबीर ने फिर से कहा तो निमृत एकदम से उठ खड़ी हुई। हाँ चलो, बहुत टाइम हो गया है वैसे भी, निमृत ने कहा और आगे बढ़ गई। पर अभी भी उसने अबीर की तरफ नहीं देखा, वह अबीर से नजरें चुरा रही थी। इस घटना के बाद उन दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव चल रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे, खींच भी रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे से दूर भी भाग रहे थे। उन लोगों ने मोंटी और उनके परिवार से विदा ली और वापस चल दिए। पूरे रास्ते खामोशी रही दोनों के बीच, पर दोनों के ही दिलों में हलचल बहुत जोर से हो रही थी। अबीर और निमृत दोनों की ही आंखों से वो जा ही नहीं रहे थे जब उन्होंने मोंटी को उस लड़की को किस करते देखा। निमृत, अबीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। हाँ हम, कुछ कहा तुमने? निमृत एकदम फिर हड़बड़ा गई। क्या हुआ? अबीर उसके चेहरे पर आई घबराहट देख के बोला। कुछ भी नहीं, निमृत संभलते हुए बोली। मोंटी, अबीर बोल ही रहा था कि निमृत बोल पड़ी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तभी आई थी वहां, निमृत बोली और एकदम से दांतों तले जीभ को दबा वापस खिड़की से बाहर देखने लगी। न जाने क्यों पर एक दिलकश मुस्कान अबीर के लबों पर बिखर गई। दोनों घर पहुंचे तब तक गिरीश जी के अलावा सब सो चुके थे। गिरीश ने दरवाजा खोला और उन दोनों को आराम करने बोल अपने कमरे में चले गए। अबीर ने गहरी सांस ले निमृत को देखा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो रूम में जाकर छत पर चला गया क्योंकि दिल आज कुछ बेचैन सा था। वो खुली हवा में रेलिंग से हाथ लगाए खड़ा मोंटी की कई बातें सोच रहा था। दिमाग निमृत के ख्यालों में उलझा हुआ था और दिल अजीब सा बेचैन था। मोंटी का उसकी मंगेतर के साथ करीबी का सीन मानो आंखों के आगे चिपक गया था। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई पर अबीर नहीं हटा। उधर निमृत कमरे में आए और जैसे ही चेंज करने का सोची कि तभी खिड़की से उसे बाहर बूंदें गिरती दिखाई दी और निमृत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई क्योंकि उसे याद आया कि उसने अबीर के लिए प्रोटीन शेक बनाने के लिए जो रेसिपी कुशल जी ने भेजी थी उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, मूसली और जड़ी बूटियां छत पर सूखने रखी थी। है भगवान, गीले हो जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, निमृत बोली और जल्दी से वैसे ही सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अबीर छत पर है भगवान, ये सब तो गीले हो गए, अब अबीर के लिए शेक कैसे बनाऊंगी? निमृत उदास आवाज में बोली तो अबीर ने पलट के देखा। निमृत अब तक अनजान थी कि अबीर छत पर है। अबीर की नजरें जा टिकी निमृत पर जो कि जल्दी जल्दी नीचे बिछे कपड़े से समेत सब थाल में रख रही थी। बाल पानी में भीगकर गर्दन और चेहरे पर चिपक गए थे। साड़ी का आंचल सीने पर जा चिपका था और खुला पल्ला इधर से उधर लहरा रहा था क्योंकि हवा तेज चल रही थी। साड़ी भी पूरी तरीके से जिस्म से चिपक रही थी। अबीर को वह भीगी भागी सी लड़की बेहद दिलकश लगी। कानों में फिर से मोंटी के कहे शब्द गूंजे कि वो पत्नी है तेरी, और आंखों के आगे आया मोंटी का उसकी मंगेतर को चूमना। और अबीर के कदम खुद व खुद उसकी तरफ बढ़ गए। अपने पास किसी के कदमों को देख निमृत ने पलके उठाकर देखा तो सामने कबीर को खड़े पाया। अबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बारिश में? निमृत एकदम से बोली और उठ खड़ी हुई। चलो चलते हैं, निमृत ने कहा तो और आगे बढ़ी पर अबीर उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। निमृत ने पलट कर देखा तो अबीर उसके हाथ से वह थाली ली और सीढ़ियों पर रखकर वापस आ गया। क्या कर रहे हो अबीर, बारिश तेज हो गई है, भीग जाएंगे हम, चलो, निमृत बोली और वापस से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी क्योंकि अबीर की आंखों में आज कुछ अलग सा दिखा उसे और वह इस बात को अवॉइड करना चाहती थी। पर अबीर नीचे जाने की जगह उसके और करीब आ गया और उसकी कमर में एक हाथ लपेट उसे खुद के करीब खींच लिया। निमृत की सांस अटक गई इस पल में क्योंकि अबीर से इस तरह की उम्मीद उसने नहीं की थी। अबीर, निमृत ने कहना चाहा तो अबीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मैंने तो तुमसे ये पूछा ही नहीं था कि तुमने मोंटी और उसकी मंगेतर को किस करते देखा कि नहीं, पर तुमने खुद ही सब बता दिया, अबीर ने गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो निमृत का चेहरा उस बरसात में भीगते हुए एकदम से सुर्ख लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली। वह मैं, उद्धरण चिन्ह, निमृत ने बोलना चाहा पर आवाज न निकली। तो क्या हुआ अगर वह दोनों किस कर रहे थे? रिश्ता तय हो गया है उनका, सगाई हो गई है और 1 महीने बाद शादी है। अबीर की गहरी आवाज निमृत को सुनाई दी तो निमृत ने पलके उठाकर देखा। अबीर का चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था और उसकी आंखें एकदम से नशीली सी हो रही थी। अबीर, वह नीचे। निमृत अभी बोल ही रही थी कि अबीर ने उसकी गर्दन के पीछे अपना दूसरा हाथ कर उसे अपने और करीब कर लिया। निमृत को ऐसा लगा कि जैसे उसके पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई हो। अबीर का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसकी गर्दन पर और आंखें उसके चेहरे पर।
बोलो क्या गलत है? अबीर ने कहा तो निमृत ने एक नज़र उसे देखा और फिर नामे गर्दन हिला दी। गलत नहीं है ना? अबीर बोला और अगले ही पल अबीर ने उसके चेहरे के को थोड़ा और करीब किया तो निमृत ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। पर अबीर की नजरें तो उसके सुर्ख होठों पर टिकी हुई थी जिन पर से आज शाम से ही उसकी नजर नहीं हट रही थी। इससे पहले कि निमृत कुछ समझ पाती अबीर के होंठ उसके होठों पर आ गए और निमृत की आंखें एकदम से बंद हो गई और हाथ खुद व खुद कबीर के पीठ पर चले गए। अबीर और निमृत दोनों के लिए ये एहसास नया था। एक सॉफ्ट किस धीमे धीमे इंटेंस होता गया और बारिश की परवाह किए बिना दोनों एक दूजे को शिद्दत से चूमने लगे। कुछ माहौल और कुछ निमृत की खूबसूरती और कुछ रिश्ते का एहसास अबीर भी मानो होश खोने लगा कि तभी तेज बिजली कड़की और दोनों एकदम से अलग हो गए। निमृत एकदम से उसके सीने से आ लगी और उसकी पीठ पर हाथ कस लिए। आई लव यू अबीर, निमृत ने कहा पर अबीर ने मानो सुनकर भी नहीं सुना। उसके कानों में तो बस कुशल जी की कही बातें और खुद के बनाए नियमों की गूंज सुनाई दे रही थी। और जब निमृत को अबीर की तरफ से जवाब नहीं मिला और न उसकी बाहों का स्पर्श महसूस हुआ तो उसने गर्दन उठा अबीर की तरफ देखा। अबीर क्या हुआ? निमृत ने सवाल किया। आई एम सॉरी निमृत, है भगवान ये क्या हो गया मुझसे? ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, सब गलत है, गलती कर दी मैंने, अबीर परेशान सी आवाज में बोला और एकदम से निमृत को छोड़ झट से सीढ़ियां उतर चला गया और भड़ाक से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। निमृत बहती आंखों से ये सब समझने की कोशिश करती उसी जगह खड़ी रह गई। तो मित्रों, क्या बिखर जाएगा बनने से पहले ही ये रिश्ता? क्या अबीर को होगा गिल्ट और वो दूर होगा निमृत से या हो जाएंगे फासले कम? जानने के लिए सुनते रहिए सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। अगला पार्ट जल्दी ही।